जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल यूपीएससी नेविगेटर में। आज की इस वीडियो में हम जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2020 का जो पेपर है उसके नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम अपने लॉजिक से, ट्रिक्स से और जो पैटर्न जो मैंने आपको बताया 75 प्लस ट्रिक्स पैटर्न में, ठीक है, उनके थ्रू हम इसको कैसे सोल्व करें, स्मार्ट गेस वर्क कैसे अप्लाई करें। ठीक है, नॉलेज तो चाहिए, देखो बिना नॉलेज के पेपर नहीं बनने वाला, नॉलेज आपको चाहिए। ठीक है, नॉलेज के बाद यदि नहीं बन रहा है तो उसके बाद हमको कैसे आगे क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना है। ठीक है, तो वो आप यहां से सीखेंगे। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने फर्स्ट 50 क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस किया था 2020 के पेपर को। ठीक है, मैंने 2021 का पेपर पूरा सोल्व किया हुआ है। ठीक है, आप 2021 का भी देख सकते हैं और 2020 का मैंने जो फर्स्ट 50 क्वेश्चन है ना उनको सोल्व किया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन की। ठीक है, तो इस तरह आपके जो 2020 का पेपर जो है ना वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे इतना चाहता हूं कि ये वीडियो देखने से पहले, ठीक है, ये वीडियो देखने से पहले आप जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो हैं 51 से लेके 100 तक, इनको पहले आप लगा लीजिए खुद से, आपका जो नॉलेज है, और साथ में जो मैंने आपको 75 प्लस ट्रिक्स पैटर्न्स और लॉजिक वगैरह जो बताया है वो आप इसमें अप्लाई कीजिए खुद से। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो में आइए, फिर देखिए कि मैंने क्या सोचा है, मैंने क्या किया है और आपने क्या किया है, तब आप सीख पाएंगे अच्छे से। ठीक है, आप यहाँ देख लोगे तो आपके दिमाग में यही सब चीज चलेगी जो मैंने आपको बताई है, आप अपना दिमाग नहीं चला पाओगे। ठीक है, तो मेन क्या है, आपको अपना दिमाग चलाना है, एग्जाम में भी आपको अपना दिमाग चलाना है, इसलिए वो प्रैक्टिस आपको अभी से करनी है। समझ रहे हो? तो क्या करो, पहले ये वीडियो पॉज करो, जाके पहले जो 50 क्वेश्चन है ना, इसको लगाइए 2020 के पेपर की, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तब आपको इसका असली फायदा मिलेगा। ठीक है, और जो मैंने आपको 75 प्लस ट्रिक्स पैटर्न दिए है ना, सिर्फ उनको पढ़ने से कुछ नहीं होना। आप सोच रहे हो जो 75 प्लस ट्रिक्स पैटर्न है उसको सिर्फ पढ़ के हम एग्जाम देने चले जाएं, ये तो वही बात हो गई कि हमने तलवार तो ले ली, उसे चलाना नहीं सीखा और युद्ध के मैदान में उतर गए, तब क्या होगा सोचो। ठीक है, तो वहां से आप बच के वापस नहीं आ पाओगे। इसलिए जो मैंने आपको तलवार दी है उसको आपको चलाना सीखना है। चलाना कैसे सीखोगे? जो पीवाईक्यू है उनमें सीखोगे। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो 75 प्लस ट्रिक्स एंड पैटर्न की जो वीडियो है ना उसमें 2500 से ज्यादा, ठीक है, 2500 से ज्यादा व्यूज जा चुके हैं, लोगों ने देखा भी है, ठीक है, सब्सक्राइब भी किया है। लेकिन आप देखेंगे कि जो एप्लीकेशन की वीडियो है ना, ठीक है, जो 2020 के मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 2021 के जो वीडियो किए उसको कोई नहीं देख रहा है। तो उससे क्या होगा, आप तलवार तो लेके चले आओगे लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं सीखा, उसे चलाना नहीं सीखा आपने, तो इससे क्या होगा, युद्ध के मैदान में आप हार के आ जाओगे या तो बुरी तरह घायल हो जाओगे। ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि यदि आप उसको फॉलो कर रहे हैं, वो यूज करना चाहते हैं 75 प्लस ट्रिक्स पैटर्न, तो भाई एप्लीकेशन सीखो। ठीक है, यहां मैंने जो वीडियो डाली है 2021 की, दो पार्ट में डाली है, पार्ट 1 पार्ट 2, उसको देखिए। 2022 की मैंने पार्ट 1 डाल दिया, उसको देखिए, और ये पार्ट 2 जो मैं आपको बता रहा हूं उसको देखिए। ठीक है, तब जाके आप धीरे धीरे जो 2023 का पेपर जो है उसको बाद में सोल्व करना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका लेवल क्या है। ठीक है, आप सोल्व कर पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक। ठीक है, कमेंट कीजिए वीडियो में, और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की अच्छी वीडियो आपको मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। ठीक है, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए यूपीएससी एग्जामिनर वर्ड प्ले कैसे करता है वो आप यहां पे देखिए। यहां इसने क्या बोला, इट इज द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इसेंशियली इन अ लिस्टेड कंपनी। यदि यहां पे ये इसेंशियली वर्ड नहीं लगाता तो उसका क्या चले जाता, यदि इसेंशियली वर्ड नहीं होता तो लिस्टेड कंपनी में आप, सही है, आंसर सही है, लिस्टेड कंपनी में भी कर सकता है, अनलिस्टेड कंपनी में भी कर सकता है। लेकिन इसने एक वर्ड लगा दिया इसेंशियली, तो मतलब इसको स्पेसिफिक कर दिया सिर्फ लिस्टेड कंपनी में कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो गया। यहां पे देखिए डी नंबर, इट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे एफडीआई नहीं बोलते, उसको बोलते हैं एफआईआई। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब ये देखिए, एक बोल रहा है यहाँ पे नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो है ये, और एक बोल रहा है कि भाई इट इज द इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व डेट सर्विसिंग। ठीक है, तो देखिए एक तरीके से आप देखेंगे, एक डेट की बात कर रहा है, एक नॉन डेट की बात कर रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि एफडीआई जो है ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल इन्फ्लो है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। वर्ड प्ले आपने देखा कैसे करता है यूपीएससी, ये यदि ये वर्ड नहीं लगाता तो उसका क्या चले जाता। ठीक है, और ये थोड़ा सिमिलर टाइप के कि एक डेट की बात कर रहा है, एक नॉन डेट की बात कर रहा है, तो आंसर इन्हीं में से होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो ये यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया।
ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, अब ये क्या है, क्रूड ऑयल है। ठीक है, अब ये ना किसी लॉजिक से, ठीक है, आपका नॉलेज में होगा तो ही बन पाएगा, लॉजिक ट्रिक वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं लग रही। ठीक है, सिर्फ आपके यहाँ पे नॉलेज से बनेगा ये क्वेश्चन। ये देखिए, तो ये एक आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको फाइनेंशियल डेट और नॉन फाइनेंशियल डेट के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल डेट क्या होता है कि आप रीलेंड कर रहे हैं, नॉन फाइनेंशियल डेट में रीलेंडिंग नहीं होती। अभी कैसे क्या होती है, इसके लिए आप यूट्यूब सर्च कीजिए, वहां से आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी यदि आपको मालूम नहीं है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, इन इंडिया वाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर केप्ट अंडर आईएई सेफगार्ड व्हाइल अदर आर नॉट। ठीक है, ये हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इन चारों में से आंसर क्या होगा, तो आप देखिए ऑप्शन ए ऑप्शन बी, आपको दोनों सिमिलर टाइप के ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, मैंने और आपको 75 प्लस ट्रिक्स पैटर्न बताया था, जो सिमिलर टाइप की स्टेटमेंट होती है आंसर उन दोनों में से होता है। ठीक है, तो ये देखिए, सम यूज यूरेनियम एंड अदर यूज थोरियम, सम यूज इंपोर्टेड यूरेनियम एंड अदर यूज डोमेस्टिक सप्लाई। ठीक है, तो यहां पे ये आपको कंफ्यूज करना चाहता है यूरेनियम, ठीक है, और इंपोर्टेड यूरेनियम में। मैंने आपको बताया था कि सिमिलर टाइप के ऑप्शन में से ये आंसर क्यों होता है, यूपीएससी का मकसद क्या है, आपको कंफ्यूज करना। कंफ्यूज करना है तो जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सिमिलर टाइप की होंगी और आंसर उन दोनों में से होगा। ठीक है, आंसर निकालने से पहले मैं आपको जो दो स्टेटमेंट ये इनको हम लॉजिकली कैसे एलिमिनेट करें वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमको लॉजिक भी सीखना है। ठीक है, लॉजिक भी सीखना है, सिर्फ पैटर्न से काम नहीं चलेगा, हमें अपना दिमाग भी चलाना पड़ेगा। यहाँ बोल रहा है सम आर स्टेट ओन्ड एंड अदर आर प्राइवेटली ओन्ड। तो आपको अपने लॉजिक से या प्रायर नॉलेज से मालूम होगा कि इंडिया में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो प्राइवेटली ओन्ड नहीं है। ठीक है, जो यहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो या तो गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है, या फिर जो फॉरेन कंपनी है, ठीक है, फॉरेन इंटरप्राइजेस हैं और डोमेस्टिक सप्लाई दोनों मिलकर ज्वाइंट, ठीक है, ज्वाइंट यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आप ये भी गया, ये भी गया, अब बचाइए। अब देखिए, एक ये रिएक्टर है, एक ये रिएक्टर है, इसमें यूरेनियम यूज हो रहा है, इसमें थोरियम यूज हो रहा है। एक ये रिएक्टर है, एक ये रिएक्टर है, इसमें इंपोर्टेड यूरेनियम यूज हो रहा है, इसमें जो हमारा डोमेस्टिक यूरेनियम है, ठीक है, वो यूज हो रहा है। आप खुद सोचिए कि आईएईए सेफगार्ड कहां पे लगेगा। ठीक है, आपको कौन सा ज्यादा सुटेबल लग रहा है, आप एग्जाम में क्या आंसर लगाएंगे कि एक में यूरेनियम यूज हो रहा है, दूसरे में थोरियम, तो इसमें सेफगार्ड की जरूरत है, या एक इंपोर्टेड यूरेनियम है, एक डोमेस्टिक सप्लाई पे यूरेनियम है। ठीक है, तो मुझे तो देखो सबसे ज्यादा बेटर क्या लग रहा है, ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई इंपोर्टेड यूरेनियम है तो इसके लिए सेफगार्ड की जरूरत है। यदि आप कुछ भी इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, मान के चलो यदि हम जो जीएम क्रॉप है, ठीक है, जीएम क्रॉप से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट यदि हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी सेफगार्ड है। ठीक है, तो जो भी हम इंपोर्ट करते हैं उसके कुछ सेफगार्ड होते हैं कि भाई यहाँ पे सेफगार्ड क्या है कि आप जो इंपोर्टेड यूरेनियम यूज कर रहे हैं उसका आप पावर जनरेशन में यूज कर रहे हैं या इसका एटॉमिक बम बना रहे हैं। ठीक है, तो वो चेक करना किसका, आईएईए का काम है। ठीक है, इसलिए आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, यदि आपको इसमें और कुछ समझ में आ रहा है, कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, मेरा काम था यहाँ पे बताना कि आंसर जो है सिमिलर टाइप की स्टेटमेंट में होता है। ठीक है, ये सिमिलर टाइप की स्टेटमेंट है, और ये जो है हमें लॉजिक से कैसे काटना है, हमारा प्रायर नॉलेज कैसे यूज करना है, वो यहाँ पे मैंने आपको सिखाया। क्वेश्चन नंबर 56, विथ रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर ट्रिम्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि हम जो बोलते हैं ना तीनों स्टेटमेंट सही होंगी या तीनों स्टेटमेंट सही नहीं हो सकती, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देखिए, ये इतने जटिल, इतने क्रिटिकल टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, कि यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही होने की चांसेस बहुत कम है। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि तीनों स्टेटमेंट किस क्वेश्चन में सही हो सकती है, किन में नहीं हो सकती। इस क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा है कि तीनों स्टेटमेंट सही हो, ठीक है, जिस हिसाब से स्टेटमेंट बनाई है आपको लग रहा है कि तीनों स्टेटमेंट सही हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, तो तीनों के चांसेस यहाँ पे सही होने के कम है। तीनों कहाँ पे सही होती है वो भी आपको मैं बताऊंगा, थोड़ा सा जेनरिक टाइप की स्टेटमेंट दिखेंगी वहां पे। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप ऑप्शन 2 देखिए, जो मेरे को बताना था, ऑप्शन 2 यहाँ पे गलत है। जो मैंने आपको बताया था 75 प्लस ट्रिक्स पैटर्न में, ठीक है, कि वर्ड यूज करते हैं, कनेक्टिंग वर्ड यूज करते हैं जिसमें दो फैक्ट जो है वो ऐड हो जाते हैं, जैसे बोथ, वाइल, वेयर एज। ठीक है,
ये जो वर्ड है जो मैंने आपको बताया था, लिस्ट दी हुई है, आप देखिएगा। इन वर्ड के साथ क्या करते हैं, ये 2 फैक्ट लगा देते हैं, इसमें एक सही होता है, एक गलत होता है। ठीक है, और ये हमेशा नहीं होता, मैंने वहां आपको बताया है। इस टाइम पे आपको क्या होना है, अलर्ट होना है। ठीक है, क्या होता है, हम ये फ्लो में निकल जाते हैं। आपने पढ़ा दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर रिलेटिव ट्रेड इन बोथ गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, फ्लो में आपने सही मार के चले गए। लेकिन यदि आप ये वर्ड देखेंगे, बोथ, वाइल, वेयर एज, ठीक है, तो आप यहाँ पे रुकेंगे। रुकने के बाद आपको सोचना है कि भाई गुड्स तो है, सर्विसेज है या नहीं। यदि आप फ्लो में नहीं निकलेंगे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और आंसर तक पहुंच पाएंगे कि सही आंसर क्या है। यदि आप फ्लो में निकल गए तो आप यहाँ पे गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे गुड्स की तो बात करता है, सर्विसेज की बात नहीं करता, इसलिए ये 2 जो है गलत है। ऑप्शन 3 क्या बोल रहा है, दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो सही बात है। ठीक है, ये सही है। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर प्रोहिबिटेड, ये भी सही बात है। ठीक है, ट्रैप कहां पे आता है, ये ट्रैप आप पहचानिए कहां पे, कैसी स्टेटमेंट में होता है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे आप ये देखिएगा, मैंने सर्च किया था हवाना चार्टर क्या होता है, इसके बारे में आप पढ़िएगा। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये मॉनेटरी पॉलिसी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपसे बन जाना चाहिए, नहीं बने तो आप इसको जाके पढ़िए। ये देखिए, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये कहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, कहीं नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको बनाना है, कैसे बनाना है। ये देखिए सेकंड स्टेटमेंट, द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरिया इन द वर्क फोर्स स्टेडली इंक्रीज। मैंने आपको क्या बताया था, स्टेडली इंक्रीज स्टेडली डिक्रीज कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इस टाइप की स्टेटमेंट गलत होती है। ठीक है, कोई भी ग्राफ बनता है ऐसे चलता है ऐसे। ठीक है, ये स्टेडली इंक्रीज क्या हो गया, ये ऐसा ऐसे बढ़े जा रहा है, ऐसा कोई ग्राफ नहीं बढ़ता। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो दूसरा गलत है, दूसरा गलत, तो ये गलत, ये गलत। तीसरा ऑटोमेटिकली सही हो गया, तीसरा सही हो गया। ठीक है, और पढ़ के भी देखिए क्या लग रहा है। स्टेटमेंट क्या है, इन रूरल एरिया द ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज, सही बात है। पहले जो हमारे रूरल एरिया थे वो फार्म एक्टिविटी पे, फार्म इकोनॉमी पे ज्यादा रिलाई करते थे, उसके बाद नॉन फार्म एक्टिविटी पे भी। ठीक है, वहां पे इकोनॉमी जो इन पर रिलाई करना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो जो हमारी नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज हुई है कहाँ पे, रूरल एरिया में, तो ये आपको सुनने में भी पढ़ने में भी सही लग रहा होगा। तो ये सही बात है, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है ये कम हुई है। ठीक है, ग्रोथ रेट जो है इसकी कम हुई है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 58। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डीसीसीबी डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। ये है डीसीसीबी। ठीक है, और जो हमारा शेड्यूल कमर्शियल बैंक प्लस आरआरबी, ये जितनी लेंडिंग करती हैं कहाँ पे, एग्रीकल्चर सेक्टर में, उनसे ज़्यादा कर रहा है ये। आपको कहीं से कहीं तक लॉजिकल लग रहा है ये? हो सकता है ऐसा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है ये ज़्यादा कर रही है शेड्यूल कमर्शियल बैंक से और रीजनल रूरल बैंक से। ठीक है, तो ये आपको पढ़ के ही गलत लग रहा होगा। यदि आपने इकोनॉमी सही से पढ़ी है तो ये स्टेटमेंट आपको गलत लग रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन 2 आप देखेंगे तो एक वर्ड मैंने आपको बताया था, वन ऑफ द। ठीक है, वन ऑफ द जहां पे होता है उसकी चांसेस सही होने की ज्यादा होती है, क्योंकि वन ऑफ द क्या है, पॉसिबिलिटी को। ठीक है, पॉसिबिलिटी को बताता है कि भाई 10 में से एक तो हो सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट आप पढ़िए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डीसीसीबी इज टू प्रोवाइड फंड टू द प्राइमरीली एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। सही बात है, उसका 10 में से एक इंपॉर्टेंट फंक्शन तो हो सकता है ना ये। ठीक है, इस टाइप की स्टेटमेंट जो होती है वन ऑफ द वाली, ये सही होती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, इन इंडिया अंडर द साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट आर जनरली कवर्ड इन एडिशन टू पेमेंट ऑफ फॉर द लॉस ऑफ फंड एंड अदर बेनिफिट। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो है इनको कैसे सॉल्व करना रहता है, ये सब हम किसी बुक में तो पढ़ते नहीं है, ना करंट अफेयर में पढ़ते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन को ही हैंडल करना है हमको, इस टाइप के क्वेश्चन को ही सही करना है, तब जाके आप जो है जो कट ऑफ से ऊपर जा पाएंगे। ठीक है, और इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने जो पैटर्न बताया है, ट्रिक बताई है, लॉजिक बताया, लॉजिक बनाना है, तो इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बनाना है। ठीक है, आप स्टेटमेंट 2 देखिए, है ना, कॉस्ट ऑफ अ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रेंट विलफुली डैमेज इट इफ प्रूफ सो।
अब आपने इंश्योरेंस करवाया होगा, किसका? मोबाइल का करवाया होगा, ठीक है, बाइक का करवाया होगा, कार का करवाया होगा, ठीक है। अब यदि ये कुछ डैमेज हो जाता है और आप इसका इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो आपको क्या नई बाइक मिल जाती है या नई कार मिल जाती है, या मोबाइल का इंश्योरेंस है, यदि मोबाइल का कुछ हो जाता है तो मोबाइल, नया मोबाइल मिल जाता है? नहीं मिलता ना। यदि मोबाइल का कुछ खराब है, कुछ बैटरी खराब है, तो भाई आपको इंश्योरेंस में वहां पे कवर हो जाएगा, ठीक है। कुछ जो मोबाइल का कुछ पार्ट्स जो है वो खराब हो चुका है तो वो इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा का पूरा तो नहीं मिलेगा ना। तो इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि भाई आपने कार का भी यदि आपने इंश्योरेंस लिया हो, ठीक है, इंश्योरेंस यदि आपने क्लेम किया हो, तो यदि आपको कुछ पार्ट चेंज करवाना है तो उसमें भी आपका कुछ परसेंटेज आएगा, ठीक है, कुछ जो इंश्योरेंस कंपनी वो देगी, लेकिन आपको नई की नई कार थोड़ी ना मिलेगी वहां पे, ठीक है। तो वही चीज है। क्या बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ सम स्क्रीन विलफुली डैमेज इट इफ प्रूफ सो। तो भाई ये लॉजिक के अगेंस्ट है यदि हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट ये गलत हो जाती है। यदि आप दूसरे स्टेटमेंट काटते हैं, ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट काटते हैं तो आपका यहाँ से आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं भाई, ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया, हमने तो पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, ना करंट अफेयर में देखा, अब इसको कैसे सोल्व करें? तो सोल्व क्या करना, अपना थोड़ा सा लॉजिक चलाना है, दिमाग चलाना है। हम इंश्योरेंस वगैरह की बात करें तो हम इंश्योरेंस पर सोचना है हमको, ठीक है। एक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 था, लास्ट वीडियो में बताया था कि उसमें भी इंश्योरेंस की बात की गई थी। तो भाई इसमें मैंने क्या बताया था, हम मोबाइल लेने गए, बाइक का इंश्योरेंस करवाया, मोबाइल का करवाया, कभी आधार मैंडेटरी हुआ क्या वहाँ पे? नहीं हुआ। तो भाई ऐसी स्टेटमेंट काटो, अपना थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज, आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है, उसको भी यूज करो ना एग्जाम में। सिर्फ थ्योरी के बल पे, सिर्फ बुक्स पढ़ के आप एग्जाम में जाके सॉल्व कर दें सब कुछ, ऐसा नहीं है। आपको अपना प्रैक्टिकल भी सोचना पड़ेगा कि भाई आपके जो आसपास क्या हो रहा है उस पर भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी ये 3 स्टेटमेंट आप देखेंगे तो ये आपको लॉजिकल लगेंगे, ठीक है। और ये थोड़ी सी लॉजिकल लग रही है कि भाई कॉस्ट ऑफ अ न्यू कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की, जो नए कंप्यूटर की कॉस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ऐसा नहीं है ना। ये आपका यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। अब यदि पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो कुछ कैपिटल फॉर्मेशन तो होना चाहिए, कुछ पूंजी निर्माण तो होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए स्टेटमेंट 6 देखिए, सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बाय द गवर्नमेंट। तो ये भाई एक तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ पूंजी निर्माण हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये देखिए कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, तो ये भी देखिए। मैंने आपको क्या बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन है तो आपको क्या देखना, सबसे ज्यादा सही और सबसे ज्यादा गलत स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ से आंसर निकल जाएगा। अब ये सब आप कहीं पढ़ रहे हैं क्या? किस बुक में पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे, करंट अफेयर में नहीं पढ़ रहे हैं। अब लेकिन इनको क्या सोल्व करना है, आपके लॉजिक से सोल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच क्या है कि भाई आपको सबसे ज्यादा सही और सबसे ज्यादा गलत स्टेटमेंट को देखना है। सबसे ज्यादा सही क्या लग रही है कि भाई 6 और 2 सही है, 6 और 2 साथ में होनी चाहिए। देखो यहाँ पे 6 और 2 साथ में नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है। लेकिन अब देखिए सबसे ज्यादा गलत क्या लग रही है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर, ठीक है, जो लोन है उसको माफ करना है। तो भाई ये कहां से कहां तक आपको इन्वेस्टमेंट लग रहा है, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो 4-5 गलत है, तो यहाँ पे 4-5 आ रहा है, ये गलत है, तो आपका आंसर आ गया। समझ रहे हो? तो यदि आपको पूरे ऑप्शन नहीं मालूम उसके बाद भी आपको कैसे सॉल्व करना है। अब आप सोच रहे हो कि एमएसपी को हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट में लें या ना लें, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट है, इसको हम जो हमारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट में लें या ना लें, है ना, कंफ्यूज है। तो आपको क्या करना है, आपको जानना है कि भाई सबसे ज्यादा सही स्टेटमेंट कौन सी लग रही है, सबसे ज्यादा गलत स्टेटमेंट कौन सी लग रही है। ठीक है, सबसे ज्यादा सही स्टेटमेंट आपने देखी कहां पर है, 2-6, 2-6 यहाँ पे भी नहीं है, 2-6 यहाँ पर भी नहीं है, 2-6 यहाँ पर है और यहाँ पे, तो आंसर इन दोनों में से होगा। फिर आप देखो कि सबसे ज्यादा गलत स्टेटमेंट कौन सी लग रही है, आपने देखी सबसे ज्यादा गलत स्टेटमेंट लग रही है 4-5, तो 4-5 इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब आंसर ये है। ठीक है, कैसा आंसर निकालना रहता है बता दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब आप ये देखिए, इट हेल्प द अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट द बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू। सही बात है, एक जनरिक स्टेटमेंट आपको दिख रही होगी। इट हेल्प इन एवेल्युएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन। तो ये भी जनरिक स्टेटमेंट है। जब ये प्रेजेंट रिस्क को देख रही है तो भाई इमर्जिंग रिस्क की बात कर सकती है ना। दो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं जनरिक है। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के आपको समझ जाना चाहिए कि भाई ये जो क्वेश्चन पूछा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तीनों सही होने की चांसेस यहां पे कम है। ठीक है, अब स्टेटमेंट 3 देखिए, द हायर अ बोरोइंग
फर्म लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो द वर्स इज इट्स एबिलिटी टू सर्विस इस डेट्स। ठीक है, तो देखो ये जिसको मालूम है वो तो उसका आंसर निकाल देगा, जिसको मालूम होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में। लेकिन जिसको नहीं पता वो इसका आंसर कैसे निकाले, एग्जाम में कैसे निकाले। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ रही होगी कि भाई जेनरिक स्टेटमेंट है, जब ये परसेंट रिस्क को देख सकता है, ठीक है, तो भाई इमर्जिंग रिस्क को भी देख सकता होगा। तो दोनों स्टेटमेंट आप सही कंसिडर करके चल सकते हैं। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है, यहां देखिए, ये हायर की जगह लेसर भी हो सकता है, ठीक है, वर्स की जगह गुड भी हो सकता है। तो यहां पे देखिए दो फैक्ट मिल रहे हैं आपको, है ना, एक हायर है बोरिंग और दूसरा क्या है, द वर्स इज इट्स एबिलिटी टू सर्विस इस डेट। ठीक है, तो दो यहाँ पे फैक्ट हैं कि भाई ये हायर की जगह लेसर भी हो सकता है, लेसर है बोरिंग, और ये वर्स की जगह गुड भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी स्टेटमेंट है, फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ये इसकी चांसेस गलत होने की ज्यादा है। ठीक है, इसका आंसर हो गया 1 2। अब देखो ये हमने कैसे सोल्व करना है, ठीक है, जेनरिक स्टेटमेंट कैसी है वो मैंने आपको बता दी, जो ट्रिकी स्टेटमेंट है, फैक्चुअल स्टेटमेंट है, वो कौन सी है वो मैंने आपको बता दी, है ना। एग्जाम में कैसे सोल्व करना है, ऐसे यदि क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, यदि नॉलेज नहीं है उसके बाद कैसे सोल्व करना है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब आपके पास इसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर पॉलिसी वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन द रिसेंट पास्ट। मैंने आपको क्या बताया था, अफेक्ट, अफेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, इन्फ्लुएंस हो गया, ये जो वर्ड है, ठीक है, 1% तो हो सकता है ना, 0.1% तो हो सकता है, 100% भी हो सकता है, वही सब कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब ये देखिए 64 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा जो वर्ड प्ले यूपीएससी करता है वो बताता हूं। आप ऑप्शन 1 देखिए, द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। ठीक है, अब यदि ये वर्ड यूज नहीं करता कंसिस्टेंटली तो भाई स्टेटमेंट सही थी, द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, हाँ किया हुआ होगा, लेकिन कंसिस्टेंटली सीधे ही बढ़ा है ना, तो ये वर्ड जोड़कर इन्होंने यहां पे गलत कर दिया। समझ रहे हो, वर्ड प्ले, आपको यूपीएससी का वर्ड प्ले समझना पड़ेगा। नॉर्मल स्टेटमेंट भी तो लिख सकता था ना यूपीएससी कि भाई द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, ये कंसिस्टेंटली लिखने की क्या जरूरत थी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको, तो ये आपको पहचानना है। फिर देखिए, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल constitute an important item of trade between India and Bangladesh। यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश को कंपेयर किया। अब ये देखिए, इन द लास्ट 5 ईयर नेपाल हैज बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन द साउथ एशिया, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट इन्होंने बना दी। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ से वन स्टेटमेंट यदि गलत होती है तो आंसर देखिए अब क्या होगा, वन गलत होती है तो ये तो गया और ये भी गया। अब आपको दूसरा सही करना है या तीसरा सही करना है। ठीक है, 2 और 3 में से कोई एक सही होगा। अब आप देखिए तीसरी स्टेटमेंट देखिए, इन द लास्ट 5 ईयर नेपाल हैज बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन द साउथ एशिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये वर्ड लार्जेस्ट ये लगाने की क्या जरूरत थी, यदि ये ऐसे लिख दिया होता, इन द लास्ट 5 ईयर नेपाल हैज बीन द ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन द साउथ एशिया, लार्जेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट लिखने की क्या जरूरत थी, है ना, यदि ये वर्ड नहीं होता तो सही हो जाती ना कि भाई हो सकता है ट्रेडिंग पार्टनर तो है ही ना इंडिया का नेपाल, है ना, लेकिन लार्जेस्ट ये वर्ड लगा के यहाँ पे इन्होंने ये वर्ड लगा के इन्होंने थोड़ा सा इसको एक्सट्रीम कर दिया। अब ये देखिए, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इसमें कुछ आपको वर्ड प्ले लग रहा है क्या, ऐसा कोई वर्ड जोड़ा है क्या, कंसिस्टेंटली, लार्जेस्ट, ठीक है, फास्टेस्ट, फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेड, ऐसा तो कुछ नहीं जोड़ा ना इसमें। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा इसके कंपेरिजन में आपको लग रही होगी कि ये थोड़ी सी जेनरिक आ रही है, ये फैक्चुअल आ रही है। फैक्चुअल स्टेटमेंट ये गलत होती है, लार्जेस्ट हो गया, कंसिस्टेंटली हो गया, ऐसा वर्ड लगा के इसने यहाँ पे इसको गलत कर दिया। ठीक है, इसमें भी तो लगा सकता था ना, इसमें नहीं लगाया। ठीक है, इस हिसाब से आप देखेंगे ये थोड़ी सी जेनरिक स्टेटमेंट है और ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ये यहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना, तो आंसर आपका यहाँ पे ओनली 2 हो जाएगा। G20 कंट्री के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इसके नाम आप जाके देखिए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस।
शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है, एक लॉन्ग टर्म क्रेडिट होता है, ठीक है। अब देखिए, परचेस ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर एंड मिनी ट्रक। अब आपको ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट लग रहा है क्या? ये है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। दूसरा यहाँ पे गलत होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। ये आपको कहीं से कहीं तक शॉर्ट टर्म क्रेडिट लग रहा है क्या? नहीं, ये भी लॉन्ग टर्म क्रेडिट है। तो आप यहाँ से 2 और 5 काटिए। 2 5 यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं है, ये सही है, ठीक है। अब ये आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं? किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़ते हैं, है ना? इसके बारे में सबने पढ़ा होगा। शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट क्या होता है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे इसका एप्लीकेशन पूछ दिया ना इन्होंने, है ना? जब एप्लीकेशन पूछा है तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि लॉन्ग टर्म क्रेडिट कैसे होते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट कैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका इस तरीके से इसका आंसर निकलेगा। ये देखिए 67 नंबर, ये आपका नॉलेज वाला क्वेश्चन, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। सीपीआई डब्ल्यूपीआई में डिफरेंस क्या है ना? तो 67 नंबर क्वेश्चन आपके नॉलेज से बनेगा। ये देखिए, ये भी आपके नॉलेज से बनेगा, है ना? ये आपको मैपिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, इन द केस ऑफ ऑल सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड, द प्रोक्योरमेंट एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी इज अनलिमिटेड। क्या बोल रहा है? अनलिमिटेड इन एनी स्टेट यूटी ऑफ इंडिया। किसी भी स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया, उसमें एमएसपी जो है अनलिमिटेड है। किसमें? ऑल सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड। अलग ही समझ में आ रहा है कि ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। सेकंड स्टेटमेंट हम देखें, इन द केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस द एमएसपी इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट यूटी एट लेवल टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। तो नेगेटिव स्टेटमेंट बना दी। और एनी स्टेट यूटी, सभी की बात कर रहे थे, किसी भी स्टेट यूटी में ऐसा फिक्स हो जाता है ना? तो ये गलत है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए, आपको ये तो मालूम होगा कि एमएसपी जो है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना? ये जो बोल रहा है मार्केट प्राइस विल नेवर राइज, तो ये गलत है। मान के चलो ये राइस है, राइस का एमएसपी, ये एमएसपी है। अब राइस की जो डिमांड बढ़ती है तो इसका जो प्राइस है एमएसपी से ऊपर जा सकता है। अब एमएसपी से ऊपर गया है तो यदि किसान यहाँ बेचेगा तो किसान को तो ज्यादा फायदा है ना, तो यहाँ जाके बेचे, तो मार्केट प्राइस क्या चले गया ना, राइज हो गया ना, एमएसपी से ऊपर राइज हो गया। अब यदि राइस का प्राइस एमएसपी से नीचे चले जाता है तो किसान क्या करेगा? एमएसपी पर बेच देगा। इतना तो मिल रहा है ना उसको, यदि उससे ज्यादा मिल रहा है तो इससे ज्यादा पे बेच दे, है ना? इससे कम मिल रहा है तो एमएसपी बेच दे। तो ये होता है एमएसपी, है ना? तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो ये स्टेटमेंट भी गलत होती है, ये स्टेटमेंट भी गलत होती है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, ये जो क्वेश्चन है इकोनॉमी का बेसिक क्वेश्चन है। आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आप इन चारों चीजों को तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका आपके बेसिक नॉलेज से बन जाएगा। उसके बाद भी यदि आपको देखना है तो आपको समझ में आएगा कि भाई इसमें 2 फैक्ट हैं स्टेटमेंट 2 में, इसमें भी 2 फैक्ट हैं स्टेटमेंट 2 में, ठीक है। बाकी ये आपका नॉलेज से बनेगा और आपको इस चीज का नॉलेज होना चाहिए, है ना? ये हो गया आपका। उसके बाद ये देखिए, श्रमण, श्रमण के बारे में एनसीईआरटी में बकायदा दिया हुआ है। मोंक जो होते हैं उनको श्रमण बोलते हैं, है ना? तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होती है, सेकंड गलत होती है, तो आपको यहाँ से आंसर आ जाएगा, है ना? अब आपको इसके बारे में देखना है, आपको उपासक क्या होता है, परिव्राजक क्या होता है, श्रमण क्या होता है, इन तीनों के बारे में पढ़िए, ठीक है। क्या पता अगली बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। ये देखिए 72 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, विथ रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखियो ये चारों स्टेटमेंट है ना? अब ये आपने कहीं पढ़ा है क्या? आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी हमको आंसर निकालना है, कैसे निकालें ये तो सीखना है हमको, ठीक है। ये किसी बुक में नहीं मिल रहा ना किसी करंट अफेयर में मिल रहा है, लेकिन हमको आंसर निकालना है। पहली बार जब ये क्वेश्चन पूछा तब किसी भी मैगजीन ने इसको कवर नहीं किया था, लेकिन अब आप देखेंगे तो भाई अब जो मैगजीन आ रही है उसमें क्या भाई, एलिफेंट हो गया, ठीक है, जो हमारा लॉयन हो गया, उन सबके बच्चे के बारे में बता रहे हैं, उनका गेस्टेशन पीरियड होता है उनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। कौन उनको उनका लीडर कौन होता है वो बता रहे हैं। अब सभी मैगजीन में आएगा वो, है ना? लेकिन जिस साल ये पूछा था उस साल किसी मैगजीन में नहीं था, ठीक है। तो जो मैगजीन वाले हैं वो क्या कर रहे हैं कि पीवाईक्यू जो पूछे उस बेसिस पे बनाते हैं मैगजीन, ठीक है। अगली बार यूपीएससी कई अलग तरीके से पूछ देगा क्वेश्चन, फिर जो मैगजीन वाले हैं, ठीक है, जो कोचिंग वाले हैं, उस तरीके से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे, उस तरीके से कंटेंट देना स्टार्ट कर देंगे, है ना? तो ठीक है, तो यूपीएससी कोचिंग वाले जो हैं उनसे एक कदम पहले से आ गए। आप कितना ही पढ़ लें, आपको हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेगा यूपीएससी में, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको कहीं आपने देखे ही नहीं है, लेकिन उनको भी आपको सोल्व करना है। तो कैसे करना है, तो वो आप यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन है, आपको चारों स्टेटमेंट दी है, चारों स्टेटमेंट के बारे में आपको नहीं पता, लेकिन आपको आंसर निकालना है। कैसे निकालना, देखो। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 देखिए, द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल। हमें नहीं पता, ठीक है, अभी से होल्ड कीजिए इस स्टेटमेंट को, अभी यहां से आंसर नहीं निकालना हमको। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ, ये भी नहीं मालूम हमको। ठीक है, एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कार्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली। अभी रुको, इसको भी होल्ड कीजिए। अब देखिए फोर्थ स्टेटमेंट, among the state in India, the highest elephant population is in केरला। ये है फैक्चुअल स्टेटमेंट। भाई केरला हो सकता है, कर्नाटक हो सकता है ना, फैक्चुअल स्टेटमेंट है। तो इसके चांसेस हैं यहाँ पे गलत होने के, चारों की चारों सही नहीं होंगी, यहाँ पे चारों का ऑप्शन भी नहीं है, तो यहाँ पे गलत तो होना है। कौन सी गलत होना है वो आपको पहचानना है। तो गलत कौन सी होगी, जो फैक्चुअल स्टेटमेंट होगी, है ना, एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगी, वही गलत होंगी। जेनरिक स्टेटमेंट यहाँ पे गलत नहीं हो सकती। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट आपको लग रही है फैक्चुअल, इसको काटिए। फोर्थ यदि काटते हैं तो ये गया, ये गया। अब आपको देखना है 1 2 और 3। अब देखिए 1 2 ये है, 3 है। एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कार्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली। ये थर्ड स्टेटमेंट है, ये स्पेसिफिक कर दिया इनने ओनली लगाकर। ठीक है, ये भी तो लिख सकते थे ना, एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कार्विंग टिल द एज ऑफ 40। ओनली लगाने की क्या जरूरत थी। और एक और चीज, भाई जो डॉक्टर हैं, ठीक है, जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है, वो अभी तक ह्यूमंस के बारे में पता नहीं कर पाए कि भाई ये कब तक बच्चा पैदा कर सकते हैं, किस एज तक बच्चा पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई हाथी के बारे में, है ना। तो तीसरी ज्यादा गलत लगेगी एज कंपेयर टू सेकंड। और आपको 1 2 और 3 में से ही आपको कोई सेलेक्ट करना है, तो आप किसको करोगे, आपको सोचिए। ठीक है, तीसरे को करेंगे या 1 2 को करेंगे, है ना। चांसेस है कि आप तीसरा जो है ये आपको थोड़ा स्पेसिफिक लगेगा, यहाँ पे थोड़ा ओनली करके बात कर दिया। और ये देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है, कैन, द मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ। तो भाई ये थोड़ा सा जेनरिक लग रहा है, ठीक है, कैन की बात की हुई है। यदि ये यहीं पे ये बोलता द मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड ऑफ एलिफेंट इज 22 मंथ ओनली, तो यहाँ पे ये गलत हो जाती। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे जेनरिक वर्ड यूज कर दिया, कैन बी 22 मंथ। तो हाँ भाई हो सकता है। दूसरी यहाँ पे सही लग रही है, तीसरी यहाँ पे स्पेसिफिक लग रही है, इसलिए आंसर 1 2 हो जाएगा। आया समझ में कि आंसर कैसे निकालना है हमको। बी स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन 73, इनके बारे में आप पढ़िए। कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है, जब मैं लगाया था मुझको ये याद नहीं था सही से नेशनल पार्क कहाँ पर है, कौन सी रिवर बेसिन पर है, तो मेरा ये गलत हो गया था। लेकिन क्या करना है आपको, ये जो भी नेशनल पार्क है इनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी इकट्ठा करना है। ठीक है, नॉलेज इकट्ठा करना है कि कौन सी नेशनल पार्क कहाँ पर है, कौन सी हिल्स हैं, कौन सी रिवर वहां से फ्लो हो रही है, ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। वहां का कौन सा फेमस जो जानवर कौन सा है, ठीक है, फ्लोरा फोना कौन सी है, वो आपको वहां पे मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देखना 73 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, विथ रेफरेंस टू इंडियन बायोडाइवर्सिटी, सेलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चीन मिनीबेट एंड व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट, ये क्या है। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके नॉलेज से बनेगा यदि आपने कहीं सुना होगा या नहीं सुना होगा। ठीक है, सुना होगा तो आप बना लेंगे, नहीं सुना होगा तो इन्हें नहीं बना पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना ज्यादा बेटर होता है एग्जाम में। ठीक है, आपको ये भी समझना है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है ना। हर क्वेश्चन आप नॉलेज से नहीं बना पाएंगे, हर क्वेश्चन आप लॉजिक से नहीं बना पाएंगे। आपको ये भी सीखना है कि कौन से क्वेश्चन छोड़ना है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हर क्वेश्चन को नहीं कर सकते, आपको 10 क्वेश्चन छोड़ना है, कोई 15 क्वेश्चन छोड़ने का सोच रहा है, तो कौन से क्वेश्चन छोड़ना है, तो ये क्वेश्चन है, इनको छोड़ना है। ठीक है, इनको नहीं छोड़ना, इससे पहले जो बताया मैंने, ये छोड़ने वाले क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं छोड़ने वाले क्वेश्चन नहीं, ये सब करने वाले क्वेश्चन है। छोड़ने वाले क्वेश्चन कौन से हैं, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, हमने पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, हमें थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक भी यूज नहीं हो रहा है, तो ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन, इसके बारे में सब नहीं सुना होगा, मैक्सिमम लोगों ने सुना था बारासिंगा। ठीक है, हम तो एमपी के हैं तो हमें मालूम है, कान्हा नेशनल पार्क हमारा ऐसा ही हो गया। बाकी ये भी ऐसा है कि इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, आपको नॉलेज होगा तो ही आप इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, स्टील स्लैग कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड, इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। तो भाई तीनों में हो सकता होगा, एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए 77 नंबर क्वेश्चन, मस्क डियर। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मस्क डियर कहाँ मिलता है। ठीक है, इसका हैबिटेट क्या कहाँ पर है, तो आप इसको बना सकते हैं। यदि आपको ये नहीं मालूम होगा कि मस्क डियर की लोकेशन किस साइड पड़ती है, तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन आपको मस्क डियर के बारे में जाके पता कीजिए कि ये कहाँ पर है। और ये जो सेंचुरी आप देख रहे हैं, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है, इनके बारे में आप सर्च कीजिए। गंगोत्री नेशनल पार्क, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन चारों के बारे में आप पता कीजिए। और मस्क डियर
ये कहाँ पे मिलता है, इसका हैबिटेट आप जाके देखिए, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे कोई लॉजिक लगेगा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ नॉलेज लगेगा, आपको नॉलेज होना चाहिए इस चीज का। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफर्ड फॉर इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। अब आप यहाँ पे ऑप्शन 2 ऑप्शन 4 देखिए, दोनों सिमिलर टाइप की स्टेटमेंट है, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है, तो दोनों में से कोई एक सही होगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक सही होगा और दोनों से एक साथ सही नहीं हो सकते। दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते मतलब 2 और 4 साथ में नहीं आएंगे, ये गलत। दोनों में से कोई एक सही होगा मतलब यहाँ पे दोनों में से कोई एक भी नहीं है, ये भी गलत। अब आप देखिए 4 के साथ आपको 5 लेना है, ये 2 के साथ 1 2 3 लेना है। अब पोर्टलैंड सीमेंट आप देखते हैं, हम जो नॉर्मल सीमेंट देखते हैं पोर्टलैंड सीमेंट है ना, ये कहीं से कहीं तक इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल नहीं है ना, तो ये गलत होता है, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 1 2 3। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको कॉपर स्लेग के बारे में पढ़ना है, कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में देखना है, जियो टेक्सटाइल के बारे में देखना है, ठीक है, क्योंकि आंसर तो हमने निकाल लिया है ना। यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इनका आंसर कैसे निकालना है वो भी तो सीखना है, वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आंसर निकाला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सब हम कहीं नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे अपने लॉजिक से हमारे जो पैटर्न है, हमारी जो ट्रिक, जो मैंने कुछ भी बताई है आपको 75 प्लस जो बताई है, उसके थ्रू हम कैसे आंसर निकालें वो आपको यहाँ पे सीखने को मिल गया। लेकिन आपको नॉलेज भी तो गैदर करना है, तो आपको क्या करना है, कॉपर स्लेग जो है, कोल्ड मिक्स विद जियो टेक्सटाइल, इनके बारे में सर्च करना है, ठीक है। स्टील स्लेग है, इसके बारे में सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको नॉलेज भी मिल जाएगा और आपने यहाँ पे इसका आंसर निकालना सीख गए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोल एज कंटेन आर्सेनिक, लेड एंड मर्करी, ठीक है। आप इसको डिनाई कर सकते हैं कि ये नहीं निकलते, है ना, मैंने वो 75 प्लस ट्रिक्स पैटर्न में नहीं बताया वहां पे, ठीक है, आप वहां पे नोट कर लीजिए। आपको सोल्व करते टाइम ये भी सोचना है कि जब तक आप किसी स्टेटमेंट को गलत साबित नहीं कर पा रहे हैं तब तक उसको सही मान के चलना है ना, ये बहुत जरूरी चीज है ना। यदि आप इसको गलत साबित कर पा रहे हैं तो ठीक है, यदि गलत साबित नहीं कर पा रहे हैं तो भाई इसको सही मान के चलो। और ये एक तरीके से जेनरिक स्टेटमेंट है, इसमें कोई ऐसा वर्ड प्ले तो किया नहीं है ना, कि भाई कंसिस्टेंटली, लेथल, है ना, लार्जेस्ट, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है ना, एक जेनरिक स्टेटमेंट है। यदि ऐसे वर्ड, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ड यूज कर देते हैं, ठीक है, तो चांसेस होती है कि वहां गलत हो, ठीक है, वहां पे कुछ वर्ड प्ले किया हो, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ दिख नहीं रहा, तो ये है जेनरिक स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, कोल फायर्ड पावर प्लांट रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरमेंट, करते होंगे, 1% तो करते होंगे, इसको भी आप डिनाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कोई वर्ड प्ले हुआ है, नहीं हुआ है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, हाईएस्ट कंटेंट इज ऑब्जर्व इन इंडियन कोल। अब ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ी सी फैक्चुअल स्टेटमेंट है, लेकिन ये स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। यदि आपने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी है आपको मालूम होगा कि जो हमारा इंडियन कोल है इसमें हाईएस्ट कंटेंट है, और जो इंडियन कोल का नाम क्या है, बिटुमिनस कोल, ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट कंटेंट है, इसलिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं अच्छा वाला। ये जो स्टेटमेंट है हमारे बेसिक नॉलेज से बनेगी, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है ना, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप की स्टेटमेंट जो है तीनों सही होती हैं। इसमें ऐसा कुछ तो आपको दिख नहीं रहा कि वर्ड प्ले हुआ है या एक्सट्रीम बोल रहा है, कुछ ट्रिकी स्टेटमेंट है ना, ऐसा तो नहीं दिख रहा, जेनरिक स्टेटमेंट है, और एक आपको नॉलेज वाली स्टेटमेंट दे दी है, ठीक है। तो यहां से आपका यहां से आंसर निकल जाएगा। और देखिए 1 2 आपको 1 2 ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, सिर्फ 1 2 वाला ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ 1 2 वाला ये ऑप्शन है। यदि आपको ये नहीं भी मालूम होगा तो भी आप इसका आंसर निकाल लेते हैं, 1 2 जेनरिक स्टेटमेंट है, तीसरा आप साथ में ले लेते इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ बायोचार इन फार्मिंग। बायोचार क्या है, एक पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव टर्म है तो उसका कंसिक्वेंस पॉजिटिव होगा, इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलो ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 देखिए, बायोचार कैन बी यूज्ड एज पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग, कैन बी, कर सकता है ना, जेनरिक स्टेटमेंट है, कर सकता है ना, ऐसा कुछ इसमें वर्ड प्ले तो हुआ नहीं है, और आप ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं करता होगा। कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग, ठीक है। व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यदि नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यदि प्रमोट करेगा तो अच्छी बात है ना। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इट इनेबल द ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, यदि वाटर को लॉन्ग टाइम तक रिटेन करके रखेगा तो ये तो अच्छी बात है ना। तो तीनों क्या पॉजिटिव है, लिखा भी देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव है तो आंसर क्या होगा, तीनों इसका आंसर हो जाएगा। अभी पता नहीं क्यों मैंने जल्दी जल्दी में शायद 1 3 लगा दिया हो क्या, है ना, यहाँ पे तो सही लिखा था, पता नहीं, लेकिन
मैंने आपको क्या बताया, पॉजिटिव टर्म है तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट होगा और उसका पॉजिटिव कंसिक्वेंस होगा। अब ये मेरा कुछ गलत था, पता नहीं कैसे गलत कर दिया मैंने, अभी देखा मैंने, लेकिन इसका आंसर इसका 1 2 3 होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 81, इफ द पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन। पहली बात तो ये क्वेश्चन जो है अब रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 इसमें अमेंडमेंट हो चुका है। ठीक है, ये जितने भी शेड्यूल थे उनको चेंज कर दिया गया है, तो ये जो क्वेश्चन अब रिलेवेंट नहीं है। लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपको जो अब नया एक्ट आया है उसके बारे में पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन सोल्व कैसे करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट। ठीक है, सेकंड क्या है, सच अ प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। अब ये दोनों आपको सिमिलर टाइप की स्टेटमेंट दिख रही होगी, दोनों में कल्टीवेट की बात कर रहा है, प्लांट कल्टीवेशन की। ठीक है, लेकिन एक में बोल रहा है कि लाइसेंस रिक्वायर्ड है, एक में बोल रहा है कि किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हम इसको कल्टीवेट नहीं कर सकते। तो इसमें आप देख रहे हैं दोनों में से आंसर होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ये एक्सट्रीम हो जा रहा है कि भाई किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हम प्लांट का कल्टीवेट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि लाइसेंस की थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इन दोनों में से आंसर क्या हो जाएगा, लाइसेंस के थ्रू आप कल्टीवेट कर सकते हैं। 82 82 मैंने आपको क्या बताया था, पोर्ट, पॉइंट, लैंड और जो इकोनॉमिक टर्म है। ठीक है, इकोनॉमिक टर्म जो है ये यूपीएससी के फेवरेट एरिया है। ठीक है, और किंग में जो मैंने आपको बताया था, अशोक, अकबर, कृष्णदेवराय। ठीक है, ये सब जो है इंपॉर्टेंट रूलर है। तो यहाँ पे देखिए पोर्ट, पोर्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज आर द एडवांटेज ऑफ जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर। हमें नहीं मालूम जीरो टिलेज क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा नाम से समझ में आ रहा है कि भाई जो हम टिलेज करते हैं उसको नहीं करना है, या कम से कम करना है, या नहीं करना है। ठीक है, ये वर्ड से समझ में आ रहा होगा। दूसरा, जीरो टिलेज फार्मिंग कुछ नई चीज लेकर आए हैं तो पुरानी से बेटर होगी, जो पुराने में कुछ समस्याएं होंगी उनको दूर करने के लिए लेकर आए होंगे। ठीक है, एक चीज ये समझ में आ रही होगी आपको। तीसरा, जो आपको याद रखना है, जब तक आप किसी स्टेटमेंट को गलत नहीं प्रूफ कर पा रहे हैं उसको सही कंसिडर करके चलना है। ठीक है, चलो स्टेटमेंट 1 देखिए, सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप। है ना, ये तो समस्या थी पहले कि हम जो क्रॉप के रेसिड्यू थे उनको बर्न कर रहे थे, है ना, तो इससे क्या हो रहा था कि पॉल्यूशन हो रहा था। अब लेकिन यदि हम जीरो टिलेज करेंगे तो ये समस्या का समाधान हो जा रहा है ना। इसमें क्या बोल रहा है, सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप। तो भाई ये पॉजिटिव चीज है ना, जो हमारी समस्याएं थी उसके समाधान के लिए जीरो टिलेज लेकर आए होंगे, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है वो प्रीवियस से बेटर होती है, तो वो आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए कि जीरो टिलेज जो आया है वो हमारी समस्या क्या थी, बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप, है ना। इसको इसकी समस्या के समाधान के लिए हमारे पास जीरो टिलेज फार्मिंग यहाँ पे आ गई, है ना। वो यहाँ पे बात कर रहा है पॉसिबिलिटी की। ठीक है, और तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी, जब तक आप किसी स्टेटमेंट को गलत नहीं कर सकते उसको सही कंसिडर करके चलना है। आप इसको गलत प्रूव कर पा रहे हैं क्या, नहीं कर पा रहे, तो इसको सही लेकर चलिए। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, विदाउट द नीड ऑफ नर्सरी ऑफ प्राइस सैपलिंग डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पेडी सीड इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल। पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, कर सकते होंगे। ठीक है, और इसको आप गलत प्रूव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे तो उसको सही लेकर चलिए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल। भाई ये भी अच्छी चीज है, यदि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है तो ये तो अच्छा चीज है, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ना। यदि हम नर्सरी में राइस सैपलिंग कर रहे हैं तो उसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ से मिथेन, ठीक है, मिथेन निकल रही है। आपको मालूम होगा राइस की हम सैपलिंग करते हैं, हम राइस को अलग से पहले नर्सरी में उगाते हैं, तो यहाँ से मिथेन जो है मिथेन निकलती है। यदि यहाँ पे हम डायरेक्ट प्लांटिंग कर देंगे तो मिथेन का जो निकलना होता है वो कम होगा, है ना, तो ये आपका जो है पॉल्यूशन जो हो रहा है वो कम करेगा, है ना। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है। जीरो टिलेज फार्मिंग क्या है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी तीनों सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 84, अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। आपने यदि जो साइंस टेक पढ़ा होगा, आपने वहां पे बायोफ्यूल्स पढ़े होंगे, तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे एक डिबेट चलती है, फूड वर्सेस फ्यूल, कि फ्यूल के प्रोडक्शन के लिए आप फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, फूड की शॉर्टेज हो जाएगी तो इससे क्या क्या इंपैक्ट होंगे आपको मालूम है ना। तो हमको जो खाने की चीज है ना, तो वो चीज हमको फ्यूल में यूज नहीं करना,
यदि कोई चीज़ सड़ गई है ना, खराब हो चुकी है, तो उसको आप फ्यूल प्रोडक्शन में आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए रोटन पोटैटो, ये किसी काम के नहीं है, इसको फ्यूल में यूज़ कीजिए। शुगर बीट, ये किसी काम की नहीं है, इसको यूज़ कीजिए। बात करें डैमेज व्हीट ग्रेन, किसी काम के नहीं है, इसको यूज़ कीजिए, है ना। बात करें हम सीड, ग्राउंड नट सीड, होर्स ग्राम ये चना है, ठीक है, चना चना है, खाने की चीज़ है ना, खाने की चीज़ सड़ी हुई नहीं है, होर्स ग्राम लिखा हुआ है, तो इसको आप यूज़ कैसे करेंगे? यदि इसको यूज़ करेंगे तो आपका वही फूड वर्सेस फ्यूल जो डिबेट है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो होर्स ग्राम जो है चना, इसको नहीं कर सकते। ग्राउंड नट सीड, ग्राउंड नट जो होते हैं वो खुद इतने से होते हैं, और उसके सीड की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो, एक छोटे से दाने के बराबर, इसको आप कैसे यूज कर पाएंगे, है ना। मैंने तो तीसरा का देखा, तीसरा की ग्राउंड नट सीड, इसको देख के मैंने काट दिया था। देखो तीसरा यदि काटोगे इसका ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। यदि आप फोर्थ ग्राम भी काटते हैं, फोर्थ काटो, फोर्थ काटने के बाद भी आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, इट इज अ मेजर इन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द। ठीक है, सोशल कॉस्ट क्या है, नेगेटिव टर्म है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन से आप क्या समझ रहे हैं कि कार्बन के उत्सर्जन और कार्बन के इमिशन से, ठीक है, क्या सोशल कॉस्ट हो रही है ना, उसे हमें मॉनेटरी वैल्यू में बताना है। अब देखिए ऑप्शन बी ऑप्शन सी आप बात करेंगे तो ये कुछ भी बात कर रहे हैं। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर अ कंट्री टू प्रोवाइड गुड एंड सर्विसेज टू इट्स सिटीजंस बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ दोज फ्यूल्स। ये क्या सोशल कॉस्ट है ना, सोशल कॉस्ट कहीं से कहीं तक लग रही है, कहीं से कहीं तक नहीं लग रही होगी, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। एफर्ट्स पुट इन बाय अ क्लाइमेट रिफ्यूजी टू एडॉप्ट टू लिव इन अ न्यू प्लेस, ये स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, ये भी गलत है। आपको ऑप्शन ए ऑप्शन डी दिखेंगे, नेगेटिव टर्म बात कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंट ऑन द प्लेनेट अर्थ, नेगेटिव टर्म है। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है आपको उसके बारे में मालूम होगा। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, द लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय अ टन ऑफ CO2 इमिशन इन अ गिवन ईयर। इन दोनों में से आपको कौन सा ज्यादा सुटेबल लग रहा है? सोशल कॉस्ट क्या होगी, कुछ डैमेज हो रहा होगा कार्बन के उत्सर्जन से कार्बन के एमिशन से कुछ तो डैमेज हो रहा होगा, तो वही तो सोशल कॉस्ट है ना। और हमने क्या बात किया था, मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू आप कैसे बताओगे, कोई तो टाइम होगा, गिवन ईयर, है ना, एक साल में क्या इमिशन से क्या लॉन्ग टर्म डैमेज हो रहा है, यही तो आप बता पाओगे सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन इन मॉनेटरी वैल्यू, है ना। तो गिवन ईयर ये जो है ये आपको बताएगा मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये आप किसी बुक में पढ़ेंगे क्या, ये क्वेश्चन देखिए आप किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, है ना, ना करंट अफेयर में मिलेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसको या तो हम लॉजिक से या पैटर्न से या किसी ट्रिक से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। अब देखो नॉलेज जो होगा तो नॉलेज से करेंगे, नॉलेज काम नहीं आएगा तो हम यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे, ये लॉजिक भी काम नहीं आएगा फिर पैटर्न देखेंगे, पैटर्न भी काम नहीं आएगा फिर हम ट्रिक पर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं नॉलेज पर, नॉलेज से बन रहा है क्वेश्चन, पढ़ के देखो स्टेटमेंट नहीं बन रहा होगा, है ना। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिक यूज करना पड़ेगा। ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप, मुझे नहीं मालूम, ठीक है, कि ब्लैक ग्राम जो है ये खरीफ क्रॉप है या रबी क्रॉप है, हमें नहीं मालूम, लेकिन क्या सोच सकते हैं, ठीक है, कि कैन भी बोला है, कैन भी कर सकते होंगे, है ना। और थोड़ा सा सोचना है, कैसे सोचेंगे कि भाई ये हमारा प्यारा भारत, इसके एक हिस्से में ऊपर हम बात करें यहाँ पे जो राइस है, राइस कल्टीवेशन होता है, उसका एक सीजन होता है, उसी सीजन में राइस कल्टीवेशन होता है। लेकिन साउथ की बात करें तो यहाँ साल भर जो है राइस कल्टीवेशन हो रहा है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि राइस जो है खरीफ क्रॉप है या रबी क्रॉप है ना। और यहाँ पे बोला कैन बी मतलब कि भाई ये खरीफ क्रॉप भी हो सकती है, रबी क्रॉप भी हो सकती है, क्योंकि ये तो साल भर उग रही है ना। रबी और खरीफ हमने कैसे डिफाइन किया है कि भाई हमारे मंथ के अकॉर्डिंग, कि बरसात का टाइम जो है, गर्मी का टाइम जो है, उसके टाइम पे हम जो कल्टीवेशन कर रहे हैं जिस क्रॉप का, उसको हमने ऐसे डिफाइन किया हुआ है कि रबी क्रॉप है, ये खरीफ क्रॉप है। लेकिन जब ये फसल साल भर हो रही है तो आप इसको कैसे बोल सकते हैं कि रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है। ठीक है, तो एक ये लॉजिक भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। तो इस हिसाब से आप देखेंगे स्टेटमेंट 1 जो है आपको सही लगेगी। अब देखिए ऑप्शन 2, ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ पल्स प्रोडक्शन। ग्रीन ग्राम जो है ये जितनी पल्स हैं, इतनी सारी पल्स हैं, उसमें से जो ग्रीन ग्राम है ये आधा है, आधा हिस्सा इसका, बाकी आधे में
50 प्रकार की जो है हमारी पल्स हैं। तो ये थोड़ा सा आपको एक्सट्रीम लग रहा होगा, मुझे तो अलग से एक्सट्रीम लग रहा था कि भाई ये स्टेटमेंट कुछ अलग सी लग रही है कि ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ पल्स प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा बोल दिया इसने, ठीक है, एक्सट्रीम बोल दिया। तो ये एक्सट्रीम के हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत, ठीक है। दूसरे यदि आप गलत करेंगे तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, क्योंकि अब आप देखेंगे यूपीएससी वो वर्ड कम यूज कर रहा है, ठीक है, कि ओनली, एनी, है ना, वो थोड़ी सी अलग टाइप की स्टेटमेंट बना रहा है, आपको वो पहचानना पड़ेगा कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट कैसी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 आपको यहाँ से गलत लगेगा कि भाई ग्रीन ग्राम एलोन अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ पल्स प्रोडक्शन, ये बहुत ज्यादा होगी कि ग्रीन ग्राम जो है ये हाफ है और हाफ में 50 प्रकार की जो है पल्स हैं। तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम लग रहा है, एक्सट्रीम के हिसाब से आप देखेंगे तो ऑप्शन 2 यदि आप काटते हैं आपका आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो है इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, कॉटन के बारे में बोल रहा है ये, ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी वगैरह मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, विथ रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप। ऑप्शन 2 देखिए, सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड नॉट द वंस विथ पिस्टन। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पैटर्न, कौन सा, दिस बट नॉट दिस। सोलर पावर पंप जो है कैन बी यूज दिस बट नॉट दिस, सोलर पावर पंप कैन बी रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप बट नॉट दिस, ठीक है। तो ये आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, पैटर्न के हिसाब से आप जाओगे तो आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 89, विथ रेफरेंस टू द करंट ट्रेंड इन द कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, फैक्चुअल स्टेटमेंट और जेनरिक स्टेटमेंट। और जो मैंने 75 प्लस टेक्स्ट पैटर्न बताया था उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी दो चीजों में कंपेयर करें तो वहां पे समझ जाइएगा कि स्वैपिंग हुई है, ठीक है। चलो यहाँ पे आप ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 देखेंगे तो यहाँ पे हुआ है कंपेयर, तो चांसेस है यहाँ पे स्वैपिंग हुई हो। तो आप पढ़ के देखिए, when direct planting of set is done the germination percentage is better with single budded set as compared to set of many buds, ठीक है। अब आप थोड़ा लॉजिकल खुद सोचिए कि जर्मिनेशन परसेंटेज कहाँ पे ज्यादा होगा, जहाँ पे सिंगल बडेड सेट है या फिर मेनी बडेड सेट है। आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि जहाँ पे मेनी बर्ड सेट है वहां पे जर्मिनेशन परसेंटेज जो है ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्वैपिंग कर दी, है ना, तो इसलिए ये गलत हो गया। वही चीज यहाँ पे हुई है कि बेड वेदर की कंडीशन में कौन ज्यादा प्रिवेल रहेगा, है ना, तो ये भी गलत हो गया। इन्होंने बोला कि जो सिंगल बडेड सेट जो है वो बेटर सर्वाइवल है एज कम्पेयर टू लार्ज सेट, तो ये भी चीज गलत है, यहाँ भी स्वैपिंग कर दी है। अब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 जो है ये दोनों जो है आपको पढ़ के समझ में आएगा कि ये जो है जेनरिक स्टेटमेंट है, और जेनरिक स्टेटमेंट जो होती है सही होती है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड टू बी प्रैक्टिस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। ऑप्शन क्या है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, टेंसियोमीटर यूज और वर्टिकल फार्मिंग। भाई 1 2 और 4 का तो मेरा नाम सुना हुआ है, टेंसियोमीटर का नाम तो सुना ही नहीं है, ठीक है, क्या होता नहीं पता मुझको, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को मेन एग्जाम में भाई 1 2 3 4 मार के आगे बढ़िए, ठीक है, कि इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर कौन कौन सा, भाई सुन के लग रहा है ना, 1 2 4 आपने तो इनका तो नाम सुना है, 1 2 4, 1 2 4 कहीं ऑप्शन में यहीं पर है, तो इसका आंसर यही होगा। टेंसियोमीटर को आप कंसिडर करके चल दीजिए, मतलब नहीं मालूम लेकिन 1 2 4 आपको लग रहा है तो इसका आंसर लेके चलिए, है ना। अब आपको लग रहा होगा कि यार मैंने तो ये मारा है, भाई मैंने इसको पहले भी बहुत बार देखा इस पेपर को, मुझे उसका सबका आंसर रटा हुआ है। अब जब रटा हुआ है तो जब मैंने इसको देख रहा था तो मैंने इसका आंसर ये मार दिया था 1 2 3, है ना। लेकिन मेन एग्जाम में मैं ये नहीं करूंगा, मेन एग्जाम में मैं भी 1 2 3 4 मार के आऊंगा, भले गलत हो जाए। यहाँ पे ये गलत होगा लेकिन आगे वाला दूसरा क्वेश्चन इसी अप्रोच से सही हो जाएगा। अपनी अप्रोच चेंज नहीं करना है, जो अप्रोच है वही अप्रोच पे चलना है, ठीक है। यदि कोई एप्लीकेशन वाला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, कहीं कुछ यूज वाला क्वेश्चन आ रहा है कि ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, तो भाई सब जगह यूज हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे क्वेश्चन में यदि ज्यादा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाना है आपका, है ना। और यदि सेम अप्रोच रखोगे तो भाई एक क्वेश्चन गलत होगा लेकिन 3 क्वेश्चन आने वाले सही हो जाएंगे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको 3 क्वेश्चन सही करना है या एक ही क्वेश्चन के ऊपर पड़े रहना है। अब आपको ध्यान रखना है कि वर्टिकल फार्मिंग जो है ये इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर नहीं है, लेकिन मेन एग्जाम में क्या करना है, मेन एग्जाम में इनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको मैक्सिमम के साथ इसमें जाना है, ठीक है।
तो चलो 90 हो गया। 91 क्या, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर। फर्टिगेशन मतलब फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, है ना। वर्ड ब्रेक डाउन करो, फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, कुछ अच्छा है, पॉजिटिव है, तो इसका इंपैक्ट भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 देखिए, कंट्रोलिंग द एल्केलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल। तो भाई पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ठीक है, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट टू प्लांट इज पॉसिबल, ये भी पॉजिटिव है। रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट इज पॉसिबल, ये भी पॉजिटिव है। यदि लीचिंग हो जाएगा तो अपना जो सरफेस पे कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। जो केमिकल है न्यूट्रिएंट के वो सरफेस पे बचेंगे नहीं, तो जो हमारे प्लांट है उनको कैसे मिलेगा जब लीचिंग हो जाएगा। तो यदि ये लीचिंग को रिड्यूस कर देगा तो ये तो पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव है। तीसरा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ना। अब आपको यहाँ पे कोई एक ही गलत होगा, 1 2 3 4 का तो ऑप्शन है नहीं ना। और देखिए, efficient application of rock phosphate and all other phosphatic fertilizer is possible, ये एक्सटेंड कर दिया। एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट बोलता है ना, तो सही था, लेकिन इसने क्या बोला, एंड ऑल द फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। ठीक है, और जो भी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है सबकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये चीज थोड़ा सा गलत लग रही है ना। यदि ये यहीं पे बोलता ना इसका, तो एक चांस भी होती, और ऊपर से यहाँ पे आपको एक गलत करना ही करना है, तो इन तीनों के कंपेरिजन में गलत आपको यही लगेगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, 1 3 4। ये क्वेश्चन जो है छोड़ने वाला क्वेश्चन है ना। मैंने आपको बताया ना 10 क्वेश्चन छोड़ने, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको छोड़ने एग्जाम में। फिर आया क्वेश्चन नंबर 93। ये क्वेश्चन को मैंने कितनी बार आपको बताया है ना, ये फिर से बताना है क्या, चलो बता देता हूँ। विथ रेफरेंस टू ओशन मीन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। OMT ocean mean temperature is measured up to depth of 26 degree centigrade isotherms which is 129 meter in the southwestern Indian Ocean during January March। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे कितने फैक्ट हैं, 4 फैक्ट हैं, कंसिडर रॉन्ग। OMT इज कलेक्टेड ड्यूरिंग जनवरी मार्च, ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट है, जनवरी मार्च। अब आपको ये भी लग सकता था ना कि ये भी एक डेटा है, गलत हो सकता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री। जनवरी मार्च यहाँ भी था, जनवरी मार्च यहाँ भी है ना, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट है, तो ये सही होने की चांसेस इसकी ज्यादा हो जाती हैं। OMT कलेक्टेड ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च कैन बी used in assessing whether the amount of rainfall in monsoon will be less or more than a certain long term mean। ठीक है, और एक और चीज मैंने आपको बताई थी, ये है रेंज वाला डेटा, जनवरी से मार्च। ठीक है, ऊपर से कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट, तो ये सही हो, तो ये सही होने की चांसेस ज्यादा है, और ये गलत होने की चांसेस ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, वो भी 4 फैक्ट है ना, 4 फैक्ट यानी मल्टीपल फैक्ट है एक ही स्टेटमेंट में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 94 देखिए, विथ रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन 2 देखिए, अमोनिया विच इज एन इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, जनरिक स्टेटमेंट है, होती होगी। सल्फर विच इज ए रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी, ये भी जनरिक स्टेटमेंट है। ठीक है, होता होगा, सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, होता होगा। इसको आप डिनाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आप इसको गलत साबित कर सकते हैं, गलत प्रूफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो इसको सही लेकर चलना है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन 1 देखिए, एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट, ये क्या फैक्चुअल स्टेटमेंट है। फैक्चुअल स्टेटमेंट की चांसेस गलत होने की ज्यादा होती है। ऊपर से नेगेटिव स्टेटमेंट, नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट भी करती है ना, तो ये आपके नॉलेज से भी बन जाएगा, और ऊपर से आपको ये फैक्चुअल स्टेटमेंट समझ में आ रही होगी। फैक्चुअल स्टेटमेंट कैसे पहचानना है, जेनरिक स्टेटमेंट कैसे पहचानना है, आपको होप यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, है ना। तो जेनरिक स्टेटमेंट सही है, आंसर 2 3। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, विथ रेफरेंस टू इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, 3 स्टेटमेंट दी हुई है। इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, हमें नहीं मालूम। देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेट इनसाइड द पार्क, ये भी हमको नहीं मालूम। इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि वन ऑफ द जो होता है ये एक्सट्रीम को अवॉइड कर देता है, वन ऑफ द 10 में से एक तो हो सकता है ना, वो हैबिटेट की बात कर रहा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, तो भाई
कहीं भी जा सकती है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये स्टेटमेंट आप सही लेके चलेंगे क्योंकि ये एक जेंडरिक स्टेटमेंट है। फिर देखिए 1 और 2 जो है फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ठीक है। देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेट इनसाइड द पार्क। अब आप यहाँ पे सोचिए कि भाई जो मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनर जाके देख रहा है क्या, इतने सारे नेशनल पार्क जो हैं वहां पे सब जगह जाके देख रहा है कि यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेट है या नहीं। ठीक है, आपने ट्राइबल्स को राइट देके रखे हुए हैं। ठीक है, एफआरए की बात करते हैं जब हम, ठीक है, एफआरए की बात करते हैं तो अपने फॉरेस्ट में जो ट्राइबल्स हैं उनको राइट देके रखे हुए हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे तो हैबिटेशन भी है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि हैबिटेशन है ही नहीं, नो ह्यूमन हैबिटेट इनसाइड द पार्क। ठीक है, एग्जामिनर जाके तो देख नहीं रहा ना। तो ऐसे स्टेटमेंट जो होती हैं, आप एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से जाके देखिए कि एग्जामिनर ये देख रहा होगा क्या। ठीक है, हर एक इंडियन स्क्रॉल को जाके देख रहा होगा क्या, है ना, नहीं देख रहा होगा। हर एक ट्रेवलर की बुक जाके पढ़ रहा होगा क्या, नहीं पढ़ रहा होगा। ठीक है, हर एक नेशनल पार्क जाके देख रहा होगा क्या, नहीं देख रहा होगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आएगी कि ये तो बनाई हुई स्टेटमेंट है ना। तो ये स्टेटमेंट कैसी है आपको समझ में आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपको लग रही है नो ह्यूमन हैबिटेट, मतलब ये गलत स्टेटमेंट है। अब आप देखिए तीसरा तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तीसरा सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत, दूसरा गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही। आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द, कहां पर है देखिए, ईस्ट ऑफ अक्साई चीन। यदि आप अक्साई चीन के ईस्ट में जाएंगे तो आप चाइना पहुंच जाएंगे। ये तो होगा नहीं, आप चाइना चले जाएंगे। ईस्ट ऑफ ले, ले के फिर ईस्ट में जाएंगे फिर आप चाइना पहुंच जाएंगे। नॉर्थ ऑफ गिलगिट की बात करें तो फिर आप पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, अफगानिस्तान पहुंच जाएंगे। आंसर क्या बचा आपका, नुब्रा वैली। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 97, भिलसा, द्वार समुद्र, गिरिनगर और स्थानेश्वर। तो भिलसा, भिलसा जो विदिशा है मध्य प्रदेश में उसको भिलसा बोलते हैं एंशिएंट में। ठीक है, तो भिलसा ये तो सही है। गिरिनगर, ठीक है, जो गिर नेशनल पार्क है गिरिनगर, आपको ऐसा लगेगा कि भाई गुजरात का, ये भी सही है। द्वार समुद्र, द्वार समुद्र महाराष्ट्र में नहीं है, ये है कर्नाटक में। द्वार समुद्र जो है होयसाला जो होते हैं उनकी कैपिटल थी। आप यहाँ पे हिस्ट्री को भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। द्वार समुद्र, द्वार समुद्र होयसाला की कैपिटल थी। होयसाला कहाँ पे थे, तो ये नीचे सदर्न इंडिया जो है वहां पर थे। तो ये कर्नाटक में है द्वार समुद्र, महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या है, स्थानेश्वर। स्थानेश्वर क्या बोल रहा है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी। ठीक है, तो स्थानेश्वर जो है यूपी में नहीं है, ये है हरियाणा में। ठीक है, लेकिन यदि आपको ये नहीं मालूम स्थानेश्वर कहाँ पर है, ठीक है, आपको यदि हिस्ट्री में ये मालूम है कि द्वार समुद्र जो है कर्नाटक में, तब भी आप आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा गलत लेंगे, दूसरा ये गलत, दूसरा ये गलत, है ना। अब आपका यहाँ पे देख रहे हैं पहला सही है, 1314 में जाना है। गिरिनगर आपका गिर नेशनल पार्क से आपको समझ में आ जाएगा कि गुजरात का है। ठीक है, तो यहाँ से आप जा सकते हैं 13 में। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन 1, 36% ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे है फैक्चुअल डेटा, एग्जैक्ट डेटा यहाँ पे दे दिया है। CGWA फॉर्म अंडर द EPA, ये भी एक फैक्ट है कि CGWA EPA के अंदर आता है या नहीं आता है। ठीक है, इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये भी एक वर्ड दे दिया आपको, लार्जेस्ट। अब क्या करें, ठीक है, अब कैसे से सॉल्व करें, क्योंकि आपने तो बोला कि भाई एग्जैक्ट डेटा गलत होता है ना, फैक्ट गलत होते हैं। अब ये भी फैक्ट है, ये एक्सट्रीम वर्ड दे दिया, लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड। तो क्या करें, तो मैंने आपको बताया था जो एग्जैक्ट डेटा होते हैं वो गलत होते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट डेटा यदि आप गलत करते हैं 36% ऑफ इंडिया, तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, देखिए पहला ये भी गया, ये भी गया, यानी आपका 2 है ऑटोमेटिकली सही हो गया यदि आपको नॉलेज नहीं है। लेकिन यदि आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंट तो आपको ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। CGWA वॉज फॉर्म अंडर द EPA, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको नॉर्मली पता होना चाहिए, इन्वायरमेंट में आपको मिलता ही मिलता है। लेकिन फिर भी नहीं पता तब भी आप पहुंच चुके हैं, 2-2 आपका सही है, दूसरा आपका सही है, तीसरे में आप फंसे हैं, तीसरा सही लें या ना लें। लेकिन ये जो लाइन है ना, ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, इंडिया इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो दूसरा तीसरा यहाँ पे दोनों सही है, ये दोनों आपको बुक में मिल जाएगा। लेकिन जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा। ये दो आप पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ते हैं, और ये नहीं पढ़ते हैं तो आपको इसका डेटा पता होने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे डेटा जो रहते हैं इनको आप गलत मानिए और अपने आंसर तक इजिली पहुंच जाइए।
क्वेश्चन नंबर 99, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जेट स्ट्रीम अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। मैंने आपको 75 प्लस ट्रिक्स और पैटर्न में क्या बताया था कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या करता है, वो डायरेक्शन हो गया, लोकेशन हो गया, वो चेंज कर देता है ना। जहाँ फैक्ट दिख रहे हैं वहां पे चांसेस है कि गलत हो, है ना। स्पेसिफिक कर दिया तो गलत है ना। अब देखिए, जेट स्ट्रीम अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। आपने यदि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सही से पढ़ी है, ठीक है, तो आपको मालूम होगा जो जेट स्ट्रीम होती है ये नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में चलती है। तो इसने ओनली लगाकर इसको स्पेसिफिक कर दिया, तो वन यहाँ पे गलत हो जाता है। वन गलत होगा तो ये गलत, ये गलत। अब आपको देखिए, टू तो ऑटोमेटिकली सही हो गया, और होना भी सही चाहिए क्योंकि ओनली सम साइक्लोन डेवलप एन आई, ठीक है। ओनली तो बोला है लेकिन सम, ठीक है। जिस साइक्लोन में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो वहां पे आई का फॉर्मेशन होता होगा, लेकिन जहां पे टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो वहां पे आई फॉर्मेशन नहीं होता होगा, क्योंकि यहाँ पे सम की बात किया हुआ है ना, सम, है ना। सम की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अब ऑप्शन 3 देखते हैं। द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ द साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेंटीग्रेड लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग। अब आपने सुना होगा, एक होता है साइक्लोन और एक होता है एंटी साइक्लोन। साइक्लोन होता है और एक होता है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन, ठीक है। साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, इन दोनों की कंडीशन क्या है? जो साइक्लोन होता है इसका जो प्रेशर होता है ना, यहाँ पे लो प्रेशर होता है, इनसाइड आई जो होता है लो प्रेशर होता है, ठीक है। और बाहर जो होता है यहाँ होता है हाई प्रेशर। तो जो एयर मूव करती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा जो साइक्लोन होते हैं वो इस तरीके से घूमते हैं, ठीक है। अब हाई प्रेशर है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर लो होगा, टेम्परेचर कम होगा, और यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मतलब वहां पे लो प्रेशर है, ठीक है। उसी तरह हम एंटी साइक्लोन की बात करें तो यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कम है, और यहाँ पे लो प्रेशर होता है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है। तो ये कंडीशन होती है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेंटीग्रेड लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग। मतलब आई का जो टेम्परेचर है वो कम है, ठीक है, लेकिन आई का टेम्परेचर तो ज्यादा होता है ना, ये देखिए, है ना। आई का टेम्परेचर कम होगा मतलब ये एंटी साइक्लोन की कंडीशन बन गई। तो इसलिए ये जो लिखा हुआ है ना, ये है एंटी साइक्लोन की कंडीशन, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि आंसर क्या होगा हमारा, ओनली टू, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 100, अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व विच वन ऑफ द हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंडर किसका लार्जेस्ट एरिया है? तो ये आपका नॉलेज से बनेगा, नागार्जुन श्रीशैलम, ठीक है। ये नॉलेज से बनेगा, इसमें कोई लॉजिक कोई ट्रिक नहीं चलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नागार्जुन श्रीशैलम। तो ये हो गया आपका 100 क्वेश्चन पूरे। तो ये हो गया आपके लास्ट 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने 2020 का पेपर पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। लॉजिक से कैसे सॉल्व करना है, कुछ ट्रिक्स हो गए, पैटर्न हो गए, उनको कैसे यूज करना है, ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है ना। अब आपका एक काम यहाँ पे ये बनता है कि आप यहाँ पे जाके चीजों को सर्च करें। आप यहाँ पे कॉर्बेट नेशनल पार्क है, रणथंबोर है, नागार्जुन श्रीशैलम है, सुंदरबन, इन सबको सर्च कीजिए। सीजीडब्ल्यू है, इसके बारे में पढ़िए, ठीक है। जो भी यहाँ पे मिल रहा है, थानेश्वर कहाँ पर है, द्वार समुद्र, द्वार समुद्र आप देखिए कि कैपिटल है होयसाला की, होयसाला पढ़िए, है ना। जो जेड स्ट्रीम है इसके बारे में पढ़िए, साइक्लोन क्या है इसके बारे में पढ़िए। बात करें सियाचिन ग्लेशियर, और भी जो ग्लेशियर है उनके बारे में पढ़िए। तो ये आपका काम है ना। क्योंकि नॉलेज आपको यहाँ से और इकट्ठा करना है, क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है मेन एग्जाम में, क्योंकि मेन एग्जाम में आपसे 25 से 30 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाले, है ना। वहां ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कैसे क्वेश्चन, ये देखिए, बनाइए इस क्वेश्चन को। अभी क्वेश्चन आपको कहीं पढ़ रहे हैं क्या, नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको बनाना है, कैसे बनाएंगे, है ना। फिर देखिए ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, आपने कहीं पढ़ा ही नहीं है। अब इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, इसकी अप्रोच हम यहाँ पे सीख रहे हैं, है ना। यदि आपने ये सब क्वेश्चन लगाए, मेरे साथ लगा लिए हैं, ठीक है, मेरे साथ सीख लिया है ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि फैक्चुअल स्टेटमेंट किस टाइप की होती है, जेनरिक स्टेटमेंट किस टाइप की होती है। जेनरिक स्टेटमेंट जो है उनको सही लेना है, फैक्चुअल स्टेटमेंट उनको गलत लेना है ना। फैक्ट जहां पे दिख रहा है तो वहां पर उनको होल्ड करके रखिए, सोचिए कि सही हो सकता है, गलत हो सकता है, ठीक है। कहीं पैटर्न दिख रहा है तो पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। तो ये चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी, है ना। क्योंकि एट द एंड आपको यही करना है एग्जाम में जाके, है ना। नॉलेज सबके पास लिमिटेड है। यूपीएससी एग्जाम आपसे कई ऊपर चल रहा है, कोचिंग वालों से कई कदम आगे चल रहा है। हर साल जो यूपीएससी है हमको चौंका देता है कि कुछ नए क्वेश्चन लेकर आ जाता है, फिर कोचिंग वाले बोलते हैं कि भाई ये तो हमारे उससे आया था। लेकिन जब तुम्हारे कंटेंट से आया था तो हमने तो पढ़ा ही नहीं ना, कहाँ से आया था। तो
कंटेंट पढ़ने से अच्छा है ना, कंटेंट के पीछे भागने से अच्छा अपना लॉजिक डेवलप कीजिए, अपना एप्टीट्यूड डेवलप कीजिए, वो आपको ज्यादा काम आएगा। ठीक है, कि एट द एंड आपको यही करना है एग्जाम में जाके। 25 से 30 क्वेश्चन के बाद आपको जो 80-90 तक जाना है, तो वो यही करते करते जाना है, लॉजिक से, ठीक है, अपने एप्टीट्यूड से, अपने पैटर्न से, ट्रिक्स से, जो भी आपने सीखा है, जो एप्लीकेशन किया हुआ है, ठीक है, तो एप्लीकेशन आपको सीखना पड़ेगा। और वीडियो के पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि भाई जो मैंने आपको 75 प्लस ट्रिक्स पैटर्न दिए है ना, यदि आप वो लेकर बैठ आएंगे कि भाई मुझे तलवार मिल गई है, अभी तलवार लेकर मैं चले आऊंगा युद्ध में लड़ाई करने, या मतलब एग्जाम देने, तो खत्म हो, कुछ नहीं होना उसमें, है ना। आपको तलवार मिली है, तलवार को चलाना सीखिए पहले, तलवार को चलाना सीखोगे उसके बाद ही आप युद्ध में लड़ पाओगे। इस तलवार को चलाना नहीं सीखोगे तो युद्ध में जाके क्या करोगे, है ना, वहां या तो मर के आओगे, ठीक है, या तो घायल होकर आओगे, जीत कर तो नहीं आ पाओगे। ठीक है, तो या तो तलवार को फेंक दीजिए, उसको यूज ही मत कीजिए, सिर्फ नॉलेज के दम पर जाइए, और यदि यूज कर रहे हैं तलवार को तो फिर उसको सीख कर जाइए। ठीक है, तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, तो समाप्त करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।